हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं दीपक सिंह। हम लोग नीट बूस्टर सीरीज़ में सेल डिवीज़न चैप्टर को कवर कर रहे हैं। इसमें सेल साइकिल से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको पिछले वीडियो लेक्चर में कवर किया था। आज के लेक्चर में हम लोग माइटोसिस से संबंधित 10 महत्वपूर्ण 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है हम लोग का, माइटोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय। माइटोसिस का कैरेक्टर क्या है? ऑप्शन ए है रिडक्शन डिवीजन, ऑप्शन बी है इक्वल डिवीजन, सी है बोथ ए एंड बी, और डी है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम्स। आंसर इसका बताता हूं। माइटोसिस को हम लोग इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। इस हिसाब से ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये तो हमको आंसर मिल गया। अब थोड़ा इसके हम लोग डिटेल में चलते हैं कि क्यों माइटोसिस को इक्वल डिवीजन या इक्वेशनल सेल डिवीजन कहा जाता है। आप देखिए, माइटोसिस मेनली मुख्य रूप से सोमैटिक सेल्स में होता है। कायिक कोशिका हिंदी में बोलते हैं। माइटोसिस मुख्य रूप से सोमैटिक सेल्स में होता है, जिसमें क्रोमोसोम का नंबर 2n होता है। मतलब कि सोमैटिक सेल में क्रोमोसोम्स के 2 सेट्स पाए जाते हैं। जब ये सेल, जिसको आप मदर सेल बोलेंगे, जब ये मदर सेल डिवाइड होता है माइटोसिस से, तो इससे 2 नए सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इन दोनों नए सेल्स को आप डॉटर सेल्स बोलेंगे या पुत्री कोशिका बोलेंगे। ठीक है ना। जो डॉटर सेल्स होते हैं, इनमें भी क्रोमोसोम का नंबर उतना ही होता है जितना कि मदर सेल में होता है। इतना समझ में आया। अब देखो, क्रोमोसोम का नंबर जो मदर सेल में है, डिवीजन के बाद, मदर सेल के डिवीजन के बाद डॉटर सेल में भी क्रोमोसोम का सेम नंबर है, इक्वल नंबर है। इसके कारण हम लोग माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन या इक्वल डिवीजन कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, the process of mitosis is divided into 4 phases. Identify the correct order in which these phases appear in mitosis. क्वेश्चन कहता है कि माइटोसिस का जो प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस, वो 4 फेज में, 4 फेजेस में बटा हुआ है। जिस ऑर्डर में ये फेज आते हैं वो ऑर्डर आपको बताना है। तो थोड़ा सा इसको हम लोग एक बार ओपन करके समझते हैं। जैसे बोला कि माइटोसिस जो सेल डिवीजन है, माइटोसिस बोला कि ये 4 फेजेज में कंप्लीट होता है। थोड़ा सा करेक्ट करते हैं इसको हम लोग। माइटोसिस में 2 फेजेस होते हैं पहले। ठीक है, फर्स्ट फेज को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, और सेकेंड फेज को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। ठीक है ना। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। पहले तो ये क्लियर करिए। अब ये जो कैरियोकाइनेसिस है, जिसमें कि न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, इस कैरियोकाइनेसिस में 4 फेजेज होते हैं। फर्स्ट फेज को बोलते हैं प्रोफेज, सेकंड को बोलते हैं मेटाफेज, थर्ड को बोलते हैं एनाफेज, और जो फोर्थ फेज है उसको बोलते हैं टेलोफेज। मतलब माइटोसिस के कैरियोकाइनेसिस 4 फेजेस में कंप्लीट होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। तो ये जो क्वेश्चन है जेन्युइनली आपका कैरियोकाइनेसिस से है। ठीक है ना। तो हमने तो सीक्वेंस लिख दिया है। अब इस सीक्वेंस में कहीं पर अगर होगा ऑप्शन, तो वो राइट ऑफ ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन डी को ध्यान से, तो ऑप्शन डी में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज ये सीक्वेंस है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा,
राइट ऑप्शन हो जाएगा, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है सेंट्रियोल्स अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग। अब यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का ये क्वेश्चन बन गया। सेंट्रियोल्स अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग फर्स्ट ऑफ सेकंड, दो वर्ड यहां पे आपको डालने हैं, दो प्रोसेसेस डालने हैं, एंड बिगिन टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल ड्यूरिंग थर्ड स्टेज। थर्ड फिर से एक वर्ड डालना है आपको, स्टेज ऑफ फिर से एक वर्ड डालना है। तो पहले तो हम सेंट्रियोल को थोड़ा समझ लें सेल डिवीजन में, फिर इसके बाद से हम लोग ऑप्शन को देखेंगे। यहां पर सेंट्रियोल एक सेल ऑर्गेनल है जिसके डुप्लीकेशन का बात कर रहा है और फिर उसके मूवमेंट का, मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल, उसके मूवमेंट से रिलेटेड वर्ड से आपसे क्वेश्चन कर रहा है। तो आप समझें कि सेंट्रियोल एनिमल सेल में पाए जाते हैं। एनिमल सेल में न्यूक्लियस से सटे हुए एक सेल ऑर्गेनल होता है, हम लोग सेंट्रियोल कह रहे हैं। अब ये सेंट्रियोल इंटरफेज में, ध्यान रखना है, ये सेंट्रियोल इंटरफेज के, इंटरफेज आपको पता है सेल साइकिल में, तो इंटरफेज के एस फेज में मतलब सिंथेटिक फेज में डिवाइड हो जाता है, मतलब 1 से 2 हो जाता है। इतना क्लियर हुआ? किस फेज में डिवाइड होता है? तो एस फेज में। एस फेज किस में आता है? तो इंटरफेज में, ठीक है ना। और तब क्या होता है कि जब ये कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट होता है, उस टाइम में माइटोसिस का कैरियोकाइनेसिस, उस टाइम में उसका जो फर्स्ट फेज है कैरियोकाइनेसिस का, प्रोफेज, उसमें यह अपोजिट पोल की तरफ मूव करता है। नहीं तो देखा जाए अब ऑप्शन क्या होगा, सेंट्रियोल्स अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज। क्लियर हुआ? एस फेज ऑफ इंटरफेज एंड बिगिन टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल ड्यूरिंग विच स्टेज? तो प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। इट मींस ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्लियर हुआ ये? चलिए ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4। यहां भी फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको एक प्रोसेस या एक वर्ड यहां पे पुट करना है। इज द बेस्ट स्टेज, which one of the following is the best stage to count the number and study the morphology of chromosomes? जरा समझना, क्रोमोसोम के मॉर्फोलॉजी मींस एक्सटर्नल अपीयरेंस, स्ट्रक्चर, उसके नंबर को स्टडी करने का, पढ़ने का सबसे बढ़िया स्टेज कौन सा होता है? नहीं तो अभी बोला है आपको कि कैरियोकाइनेसिस में 4 फेजेस होते हैं। इन फेजेस को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं तो बात थोड़ा सा आसान हो जाएगा आगे के क्वेश्चंस के लिए भी। तो जैसे मान लो कि कोई एक सेल है, इसका ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस होता है और जेनेटिक मटेरियल भी होता है, नहीं, जिसको हम लोग क्रोमेटिन थ्रेड बोलते हैं। अब क्या है कि प्रोफेज में, मतलब फर्स्ट फेज में, प्रोफेज में क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियोलस है वो डिसअपीयर हो जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। जो क्रोमेटिन थ्रेड हैं वो क्रोमोसोम में चेंज हो जाते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म आपस में मिक्स हो जाता है। मतलब प्रोफेज से एनाफेज आने के टाइम में क्रोमोसोम्स बन गए रहते हैं, नहीं, और बाकी जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो गया रहता है। ये क्लियर हुआ? जब हम लोग मेटाफेज में आते हैं तो आपको पिछले क्वेश्चन ने बताया कि सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे आते हैं। इन सेंट्रियोल्स से स्पिंडल फाइबर, ट्यूबलिन प्रोटीन से बने हुए फाइबर्स होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स अराइज होते हैं, जो कि आकर के क्रोमोसोम के सेंट्रल पार्ट से, सेंट्रोमियर से अटैच हो जाते हैं। इसका मतलब हुआ कि मेटाफेज आते आते क्रोमोसोम क्या हो गया, क्रोमेटिन थ्रेड्स जो हैं, लंबे जो थ्रेड्स हैं, वो कॉन्डेंस हो गए, छोटे हो गए, क्रोमोसोम में चेंज हो गए, और साथ साथ सेल में इक्वेटोरियल लाइन पर अरेंज हो गए, नहीं, और स्पिंडल फाइबर से अटैच हो गए। अब क्या है कि ऐसे क्रोमोसोम को स्टडी करना,
इनके स्ट्रक्चर को स्टडी करना और इनके नंबर को काउंट करना सबसे आसान होता है, सबसे इजी होता है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आपसे आए कि क्रोमोसोम को देखने का, क्रोमोसोम के मॉर्फोलॉजी का स्टडी करने का या क्रोमोसोम के नंबर को काउंट करने के लिए बेस्ट स्टेज सेल डिवीजन में कौन सा है, तो आप बोलेंगे मेटाफेज है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। देखो, व्हाट इज ट्रू अबाउट टेलोफेज स्टेज। टेलोफेज स्टेज के लिए क्या ट्रू है, टेलोफेज स्टेज के लिए क्या ट्रू है। तो आप समझना कि टेलोफेज जो स्टेज है वो बिल्कुल ही प्रोफेज का अपोजिट है। प्रोफेज का अपोजिट का मतलब ये हुआ कि प्रोफेज में हम लोग बोले थे कि भाई क्रोमोसोम बनते हैं, नहीं किससे बनते हैं, तो क्रोमैटिन थ्रेड से बनते हैं। इसका मतलब है कि प्रोफेज का अपोजिट है तो क्या हो जाएगा, यहां क्रोमोसोम जो है वो डिसअपीयर हो जाएंगे। सेकंड, जो क्रोमोसोम है वो क्या होते हैं, तो अपोजिट पोल के तरफ, मान लो कि ये सेल है तो इसके 2 पोल्स हो गए, तो ये जो है ये अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाते हैं। फिर क्या होता है कि यहां पर टेलोफेज में, जैसे प्रोफेज में क्या हुआ था, न्यूक्लियर इनवेलप ब्रेक हो गया था, न्यूक्लियोलस डिसॉल्व हो गया था और सेल ऑर्गेनेल कुछ जो है वो डिसअपीयर हो गए थे, वो फिर से अपीयर हो जाते हैं। तो अब ऑप्शन पढ़ के देखा जाए कि टेलोफेज जो स्टेज है माइटोसिस का, उसके लिए क्या करेक्ट है, क्या ट्रू है। ऑप्शन ए है क्रोमोसोम्स लूज दियर आइडेंटिटी एज डिस्क्रीट एलिमेंट्स, बिल्कुल सही है। डिस्क्रीट एलिमेंट के रूप में क्रोमोसोम अपने आइडेंटिटी और पहचान को लूज करते हैं और किसमें चेंज होते हैं, क्रोमैटिन थ्रेड्स में चेंज होते हैं। ये तो बात सही है, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है। क्रोमोसोम्स क्लस्टर एट पॉइंट एट अपोजिट स्पिंडल पोल्स, क्रोमोसोम्स जो हैं वो अपोजिट स्पिंडल पोल्स की तरफ आ गए हैं, ये भी करेक्ट है। न्यूक्लियर इनवेलप, न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर रीफॉर्म दोबारा से बन गए हैं सबके सब, ये भी सही है। इसका मतलब इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एट विच स्टेज ऑफ माइटोसिस द टू डॉटर क्रोमैटिड्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। किस माइटोसिस के किस स्टेज में जो क्रोमैटिड्स हैं वो सेपरेट होते हैं, उससे अलग होते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और कई बार एग्जाम में आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। माइग्रेट टुवर्ड्स द अपोजिट पोल एंड आर नाउ रेफर्ड टू एज क्रोमोसोम्स ऑफ द फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई। क्वेश्चन कहता है कि वो कौन सा स्टेज है माइटोसिस का जिसमें कि डॉटर क्रोमैटिड्स सेपरेट होते हैं, अपोजिट पोल की तरफ माइग्रेट होते हैं और अगला जो न्यूक्लियस बनने वाला है उसके क्रोमोसोम के रूप में उनको रेफर किया जाता है। तो मतलब मेटाफेज तक तो देखे थे, जरा एनाफेज को देखना। तो इस एनाफेज स्टेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं यहां से ब्रेक होते हैं सेंट्रोमियर एरिया से और हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स जो हैं, हाफ ना बोलो कि जो डॉटर क्रोमैटिड्स हैं वो सेपरेट होते हैं। कैसे सेपरेट होंगे, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, देख रहा हो, सेपरेट होते हैं और धीरे धीरे क्या होते हैं ये, तो अपोजिट पोल की तरफ माइग्रेट करने लगते हैं। ठीक है ना। तो आपसे अगर क्वेश्चन करे, अभी तो इसका आंसर हो जाएगा एनाफेज। आपसे क्वेश्चन करेगा कि भाई बताइए कि किस स्टेज में क्रोमोसोम्स के जो क्रोमैटिड्स हैं उनका सेपरेशन होता है, वो अलग होते हैं, तो आप बोलेंगे एनाफेज। और एक सेकंड क्वेश्चन भी बड़ा पॉपुलर है जो एनाफेज से पूछा जाता है, वह है आपसे क्वेश्चन करेगा माइटोसिस में शॉर्टेस्ट फेज, सबसे छोटे ड्यूरेशन का फेज कौन सा होता है, वो भी आप बोलेंगे एनाफेज ही होता है। एनाफेज सबसे छोटे ड्यूरेशन का फेज होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बेस्ट मटेरियल फॉर स्टडिंग माइटोसिस इन लेबोरेटरी एज। बोलता है कि अगर लैब में आपको माइटोसिस को स्टडी करना है तो सबसे अच्छा मटेरियल क्या हो सकता है। जो ऑप्शन दिए हैं उनमें लिफ टिप, शूट टिप, गैमेट, रूट टिप। देखा ना यहाँ पे जितना भी दिया है, ये गैमेट तो सिंगल सेल है, नहीं सिंगल सेल है, तो गैमेट में माइटोसिस तो होता नहीं है।
एक बात क्लियर रखिएगा, गैमेट बनते हैं माइटोटिक से मियोटिक सेल डिवीजन से, मियोसिस से, ये तो होगा नहीं। लिफ टिप, नहीं लिफ का जो टिप होता है, जैसे मान लो कोई हम लिफ ड्रॉ किया तो ये लिफ टिप हो गया, नहीं ये लिफ टिप हो गया। तो लिफ टिप, दूसरा सूट टिप, सूट बोलते हैं हम लोग, प्लांट कोई है, मान लो ये अर्थ सरफेस है, इसके ऊपर में प्लांट का कुछ पार्ट होता है, ठीक है, और नीचे में सॉइल में कुछ पार्ट होता है। तो जो ऊपर वाला पार्ट है इसको बोलेंगे सूट टिप, और जो नीचे वाला पार्ट है सॉइल में उसको बोलते हैं रूट टिप, ठीक है ना। तो यहां पे आप आंसर लगाएंगे रूट टिप। क्यों रूट टिप आंसर लगाएंगे आप? क्योंकि रूट टिप के जो सेल्स होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं और फास्ट डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। तो वो क्या है कि माइटोसिस के स्टडी के लिए लेबोरेटरी में सबसे क्या होते हैं, अच्छे स्पेसिमेन माने जाते हैं, सबसे अच्छा मटेरियल माने जाते हैं। तो आंसर इसका आप ध्यान में रखिएगा कि रूट टिप जो है वो माइटोसिस स्टडी करने के लिए बेस्ट मटेरियल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ड्यूरिंग सेल डिवीजन, क्वेश्चन नंबर 8 है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन द स्पिंडल फाइबर्स गेट अटैच्ड टू कंडेंसिंग क्रोमोसोम एट अ हाईली डिफरेंशिएटेड रीजन, दिस रीजन इज कॉल्ड एज। अभी ना आपको बता रहा था बार बार कि किसी सेल में, ये तो सेंट्रियोल हो गए, अब ये क्रोमोसोम्स हैं, इन क्रोमोसोम्स से स्पिंडल फाइबर एक पार्टिकुलर रीजन में ही अटैच होते हैं। नहीं देखो ध्यान से, तो कहाँ अटैच हो रहे हैं, ये अटैच हो रहे हैं सेंट्रोमियर एरिया में, सेंट्रोमियर पर, क्लियर है ये। अब सेंट्रोमियर पर तो अटैच हो रहे हैं, लेकिन इस सेंट्रोमियर के सरफेस पर, सतह पर जहां ये अटैच हो रहे हैं, यहाँ पे प्रोटीन से बने डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम लोग, प्रोटीन से बने डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम लोग काइनेटोकोर कहते हैं। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या बोलेंगे कि क्रोमोसोम कहां अटैच होते हैं, तो दे अटैच एट काइनेटोकोर ऑफ सेंट्रोमियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, द सेपरेशन ऑफ टू क्रोमेटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम एट अर्ली एनाफेज इज इनिशिएटेड बाय। बोलता है कि जो क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड्स हैं माइटोसिस में, उनका सेपरेशन कौन इनिशिएट करता है, नहीं कैसे क्रोमेटिड्स जो है, जैसे मान लो अभी बात कर रहे हैं हम लोग कि ऐसे मेटाफेज स्टेज में ऐसे स्पिंडल फाइबर से क्रोमोसोम अटैच्ड है। अब क्या है कि इनका जो सेपरेशन होता है जो क्रोमेटिड्स का, वो उसको इनिशिएट कौन करता है, तो ऑप्शन से देखा जाए, द इंटरेक्शन ऑफ सेंट्रोमियर विद द क्रोमोसोमल फाइबर्स, द इंटरेक्शन ऑफ सेंट्रोमियर विद क्रोमोसोमल फाइबर्स। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, द इलोंगेशन ऑफ मेटाफेजिक स्पिंडल्स, the force of repulsion between divided kinetochores, all of this। यहाँ पे जो क्रोमेटिड का सेपरेशन हो रहा है उसके लिए हम रखेंगे द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द डिवाइडेड काइनेटोकोर्स। जो काइनेटोकोर हैं इनके बीच एक फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है, जिसके चलते क्या होता है, ये स्पिंडल फाइबर श्रिंक करते हैं। नहीं हम लोग यहाँ पे ऑप्शन बी को छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ लिखा है कि इलोंगेशन ऑफ मेटाफेजिक स्पिंडल फाइबर का इलोंगेशन नहीं होता है, बल्कि ये श्रिंक होते हैं, ये स्पिंडल फाइबर छोटे होते जाते हैं, ठीक है ना। तो राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी होना चाहिए, ऑप्शन सी। आज के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, चूज एंड लेबल्ड द डायग्राम फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ये जो ऑप्शन दिए गए हैं वहां से आपको क्या करना है, डायग्राम के डिफरेंट पार्ट्स को बताना है। तो हम लोग तो ऐसे ही बिना ऑप्शन पढ़े ही हम लोग लेबलिंग कर लेंगे, देख लेंगे कौन सा पार्ट क्या है। जैसे ऑप्शन 1 पर आते हैं, तो ऑप्शन 1 किसको इंडिकेट करता है, क्लियरली ये
क्रोमोजोम को इंडिकेट करता है। ठीक है, ऑप्शन 2 पर आते हैं। आप अभी बोल सकते हैं आराम से कि ये सेंट्रियोल को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन 3 पे आया जाए तो ऑप्शन 3 ये सेंट्रोमियर को रिप्रेजेंट करता है, क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर को रिप्रेजेंट करता है। और ऑप्शन जो 4 है उसमें ध्यान से देखो तो हर क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड्स हैं, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है क्रोमेटिड्स को। अब तो हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं? आसानी से हम लोग क्वेश्चन का ऑप्शन, राइट ऑप्शन चुन सकते हैं, करेक्ट आंसर चुन सकते हैं। देखो तो 1 के लिए है क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम तो 1 में है ही नहीं ऑप्शन ए में, तो ये ऑप्शन ए ऐसे ही रॉन्ग हो गया। बी में देखते हैं, बी में फर्स्ट का क्रोमोसोम है दिया हुआ है, सेकंड सेंट्रियोल भी दिया हुआ है, थर्ड सेंट्रोमियर दिया हुआ, तो फोर्थ क्रोमेटिड, तो हो ही गया काम। नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। हम लोग डेली ही इस तरह से, ये हमारा सीरीज तो कंप्लीट हो गया, हम लोग डेली ही क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसे ही छोटे छोटे सेट कॉन्सेप्ट के साथ आपको प्रोवाइड करें, और आप इसको अच्छे से क्या करिएगा, अच्छे से रिवाइज करते चलिए, साथ साथ चैप्टर के कॉन्सेप्ट को भी देखिए, कुछ और भी क्वेश्चन इसके अराउंड में करिए, कहीं दिक्कत होता है तो मैसेज करिए। थैंक यू। रन फास्टर फॉर बेटर लाइफ। गुड लक।